नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं औपचारिक पत्र लेखन के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर उषा कुमारी, व्याख्याता प्रवर कोटि, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक पटना। औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत आज का टॉपिक है सरकारी पत्र एक परिचय। पत्र व्यवहार संप्रेषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लिखित संप्रेषण होता है उसमें पत्र व्यवहार बहुत ही लोकप्रिय और प्रचलित महत्वपूर्ण रूप है। संप्रेषण के माध्यम का सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों में सरकारी गतिविधियों, आदेशों, सूचनाओं एवं निर्णयों के आदान प्रदान के लिए जिन पत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सरकारी पत्र कहते हैं। यानी कि सरकार के जितने भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, कार्यालय हैं, उनमें जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जो कार्यक्रम संचालित होते हैं, जो आदेश निर्गत होते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना होती है या सरकार का निर्णय जो होता है उससे अवगत कराने के लिए या उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सरकारी पत्र कहते हैं। स्पष्ट है, सरकारी पत्र सरकारी कार्यालयों में संपर्क का सबसे प्रमुख साधन है। सामान्य स्थितियों में सरकारी कार्यालयों में सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है एक दूसरे से संपर्क के लिए। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र व्यवहार के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। स्पष्ट है, औपचारिक पत्र व्यवहार का प्रारूप होता है सरकारी पत्र का प्रारूप। सरकारी पत्रों के प्रयोग का उद्देश्य कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों के संचालन एवं संपादन की सुचारू एवं समुचित व्यवस्था बनाए रखना होता है। इनके प्रयोग का उद्देश्य यही होता है कि जो भी गतिविधियां सरकारी कार्यालयों में चलाई जा रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, उनके संचालन के लिए या उनके संपादन से संबंधित सूचना के लिए या उनकी सुचारू रूप से उनका काम आगे बढ़ता रहे और उस एक व्यवस्थित ढंग से बढ़ता रहे, इन सब की एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी पत्रों का प्रयोग कार्यालयों में किया जाता है। सरकारी पत्र अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतरण है। सरकारी पत्र किसी भी देश या प्रदेश की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। सरकारी पत्रों का प्रयोग सामान्य परिस्थितियों में किया जाता है किसी भी सूचना के आदान प्रदान के लिए या निर्णय के आदान प्रदान के लिए। जैसा कि हमने देखा ऊपर के स्लाइड में, किनके बीच किया जाता है हम इस पर भी एक नज़र डालते हैं। जो कुछ प्रमुख संगठनों, संस्थानों, सरकारों के बीच में इनका प्रयोग किया जाता है वो है दो राष्ट्रों के मध्य किया जाता है। सरकारी पत्रों का प्रयोग दो राष्ट्र या दो देश के बीच किया जाता है। सरकार एवं दूतावासों के मध्य, दूतावास जो सरकारी दूतावास होते हैं और सरकार के बीच किसी दूसरे देश का दूतावास होता है और सरकार के बीच केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच होता है। दो राज्य सरकारों के मध्य इसका प्रयोग भी किया जाता है। दो राज्य सरकारें जब आपस में कोई सूचना का आदान प्रदान करना चाहती हैं या एक दूसरे को किसी निर्णय या आदेश से या अवगत कराना चाहती हैं तो केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों के मध्य, केंद्र कई बार अपने निर्णयों से या किसी निर्देश को संप्रेषित करना चाहते हैं सभी राज्य सरकारों के बीच, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं सरकारी पत्र का। सरकार एवं उसके मंत्रालयों एवं विभागों के मध्य इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच इनका प्रयोग करती है। सरकार एवं व्यक्ति के मध्य कोई व्यक्ति भी, कोई विशिष्ट व्यक्ति या कोई सामान्य व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए सरकार के पास रखने के लिए किसी पत्र का सहारा लेता है तो वह सरकारी पत्र है। और विभिन्न कार्यालयों में व्यक्तियों के बीच, उनके बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः ये परिस्थितियां होती हैं जिनमें सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सरकारी पत्रों में कौन सी विशेषताएं होती हैं जो उनको आम पत्रों से अलग बनाती हैं, और ये विशेषताएं सरकारी पत्रों में होनी भी चाहिए, तभी वह पूरी तरह से अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। जैसे देखते हैं क्या है इनकी विशेषताएं। तो सबसे पहली
विशेषता इनकी है कि ये संक्षिप्त होते हैं। ये आमतौर पर ये एक पृष्ठ में लिखे जाते हैं, एक पेज में लिखे जाते हैं और दूसरे पेज में बहुत कम इनका विस्तार होता है और प्रयास यही करना चाहिए कि वो एक ही पेज में अपनी बात रख दी जाए, क्योंकि लंबे सरकारी पत्रों का अच्छा प्रभाव नहीं देखा गया है। तो संक्षिप्तता इनकी विशेषता है और उसके बाद स्पष्टता। संक्षिप्त होने के साथ साथ ये स्पष्ट होने चाहिए, अपने जो कथ्य हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। कई बार संक्षिप्त करने के चक्कर में अस्पष्टता होती है, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। स्पष्टता लाने के लिए संक्षिप्त रखना पड़ता है और संक्षिप्तता के लिए स्पष्टता का ख्याल रखना पड़ता है। दोनों ही बातें, क्योंकि कई बार संक्षिप्तता के चक्कर में अस्पष्टता आ जाती है, जिससे बचने का प्रयास करना चाहिए। पूर्णता, सरकारी पत्र जो भी है, एक पत्र अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें इनकम्प्लीट, अधूरापन हो, कोई सूचना अधूरी हो, या कोई जो दी जा रही है सूचना या जो ली जा रही है, जो बताई जा रही है बात, वो कंप्लीट नहीं हो, अधूरे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं एक पत्र के रूप में। यथार्थता, सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई, सरकारी पत्रों में सच्चाई, यथार्थता बहुत ही आवश्यक गुण है। इसमें झूठे तथ्यों का उल्लेख नहीं होना चाहिए और यह एक अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इसमें सरकारी पत्रों में यथार्थता होती है। विषय परकता, एक विषय जिससे के संबंध में सरकारी पत्र लिखा जा रहा है, उस विषय के संबंध में ही वो पत्र होना चाहिए। किसी दूसरे विषय के संबंध में वहाँ उल्लेख नहीं होना चाहिए। जिस विषय का वर्णन किया जाना है उसी के संबंध में वो केंद्रित होना चाहिए। एकरूपता होनी चाहिए सरकारी पत्रों में। जिस बात को बताना है, सूचना देना है, वो पूरे पत्र में वही एक रूप हो, वो पूरा कथ्य जो है, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ये नहीं कि कभी किसी कंडिका में दूसरी बात कही जा रही है और कहीं दूसरी बात का उल्लेख किया जा रहा है। पूरे पत्र में एक रूपता होनी चाहिए और मौलिकता होनी चाहिए। कहीं से कॉपी पेस्ट या नकल नहीं होनी चाहिए। मौलिकता ज़रूरी है सरकारी पत्रों में। औपचारिकता बहुत स्पष्ट है कि ये औपचारिक पत्र होते हैं, इनमें अनौपचारिकता का कोई स्थान नहीं होता है। तो औपचारिकता बहुत आवश्यक है सरकारी पत्रों में। इनकी भाषा भी औपचारिक होती है। शिष्टता बहुत ही अनिवार्य गुण है सरकारी पत्रों का और सरकारी पत्रों की विशेषताओं में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है शिष्टता। ये बिल्कुल अशिष्ट नहीं होने चाहिए, इनकी भाषा में शिष्टता होनी चाहिए। शुद्धता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्याकरण की दृष्टि से अगर अशुद्धियाँ होंगी तो उनका अर्थ भी स्पष्ट नहीं होगा और बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये कुछ विशेषताएं थी या सरकारी पत्रों के कुछ गुण थे जो निश्चित रूप से सरकारी पत्रों में होने चाहिए। अब सरकारी पत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इन पर एक दृष्टि डालते हैं हम। सरकारी पत्र के मुख्य अंग होते हैं शीर्षक, जो कि सबसे ऊपर केंद्र में शीर्ष पर दिया जाता है, जिस कार्यालय से पत्र निर्गत किया जाता है। उसके नीचे बाईं तरफ पत्र संख्या और दाईं तरफ दिनांक होता है। कहीं कहीं पत्र संख्या और दिनांक के स्थान में हेरफेर भी होता है, लेकिन सामान्यतया ये शीर्षक के बाईं और दाईं तरफ पत्र संख्या और दिनांक का उल्लेख होता है। उसके नीचे बाईं तरफ प्रेषक, यानी जो पत्र भेज रहे हैं, प्रेषक लिख करके उनका पदनाम और पता का विवरण होता है। और उसके नीचे प्रेषिती, यानी जिनको भेजा जा रहा है, सेवा में लिख करके उनका पदनाम और पता होता है। इसके बाद विषय का उल्लेख होता है। विषय लिख करके एक संक्षिप्त लाइन में एक लाइन में संक्षिप्त रूप से विषय का उल्लेख किया जाता है, जिस विषय के बारे में ये पत्र लिखा जा रहा है। उसके नीचे संबोधन होता है। महोदय अथवा महाशय शब्द से संबोधन किया जाता है।
और फिर उसका जो मध्य भाग है पत्र का वो मूल कथ्य का होता है, और ये मध्य प्रारंभिक हिस्सा ऊपर वाले में चला गया, और ये बीच का हिस्सा जो है वो मध्य भाग है जिसमें मूल कथ्य का विवरण दिया जाता है। जिस विषय के बारे में ये पत्र लिखा जा रहा है उसका पूरा विवरण, उससे संबंधित सभी प्रकार की सूचना। ये मूल कथ्य समाप्त होने के बाद जो कि मध्य भाग है पत्र का, अंतिम हिस्सा आता है जिसमें स्वनिर्देश एवं हस्ताक्षर दिया जाता है। स्वनिर्देश में सद्भावी, भवदीय या विश्वासभाजन दे करके उसके बाद नीचे हस्ताक्षर ये दाहिनी तरफ में होता है पत्र के दाईं ओर, और हस्ताक्षर के नीचे ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में नाम लिखा जाता है भेजने वाले का। उसके बाद बाईं तरफ नीचे अनुलग्नक का स्थान होता है। अनुलग्नक या संलग्नक वो दस्तावेज होते हैं जिनकी आवश्यकता इस पत्र के साथ लगाने की होती है, क्योंकि कई बार मूल कथ्य जो दिए जा रहे हैं उसके सपोर्ट में, उसके समर्थन में कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, और उन्हीं को अनुलग्नक कहा जाता है, और उस अनुलग्नक को उस पत्र के साथ अटैच कर दिया जाता है, संलग्न कर दिया जाता है, और उसी की सूची अनुलग्नक में दी जाती है। उसके नीचे अगर पत्र किसी एक से ज़्यादा पदाधिकारी के पास भेजा जा रहा है तो उसकी प्रतिलिपि लिख करके नीचे किन किन को भेजा जा रहा है प्रतिलिपि वाले कॉलम में दिया जाता है, जो कि सबसे नीचे बाईं तरफ होता है। कुल मिलाकर के सरकारी पत्र के ये मुख्य अंग थे जो इनके प्रारूप में निर्धारित हैं। अब सरकारी पत्रों में कौन सी बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं? सरकारी पत्रों में सरकार, मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय का नाम उचित हाशिया छोड़कर पृष्ठ के शीर्ष पर मध्य भाग में लिखा जाता है। ये हाशिया आवश्यक है छोड़ना। लगभग 1/4 हाशिया छोड़ करके ही पत्र की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि उस जगह पर कोई वक्तव्य या कमेंट या टिप्पणी लिखी जा सके। तो हाशिया छोड़कर पृष्ठ के शीर्ष पर मध्य में लिखा जाता है उस कार्यालय का नाम। उसके नीचे प्रेषक और सेवा में शब्दों का प्रयोग होता है। इनके स्थान पर किसी और शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं होता है। चूँकि ये औपचारिक पत्र हैं इसीलिए पदाधिकारी के पद के नाम का प्रयोग यहाँ पर होता है, और विषय के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से मूल विषय का उल्लेख होता है। लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। संबोधन में महोदय अथवा महाशय का प्रयोग होता है। पत्र का मध्य भाग जो मुख्य भाग होता है यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और इसमें विषय की समुचित विवरणी दी जाती है। स्वनिर्देश में सामान्यतः भवदीय अथवा विश्वासभाजन शब्द का प्रयोग होता है। एक पत्र में एक ही विषय का उल्लेख होता है। सरकारी पत्रों की भाषा सरल, शिष्ट और औपचारिक होती है। राजभाषा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इससे पत्र में अस्पष्टता और ये अनौपचारिकता आने का खतरा रहता है, जो कि सरकारी पत्रों में बिल्कुल भी नहीं लाए जा सकते हैं। सरकारी पत्रों में अनावश्यक लंबाई और जटिलता नहीं होनी चाहिए। सरल शब्दों का, सरल भाषा का प्रयोग करने से जटिलता उसमें नहीं होगी। अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और लंबाई बार बार एक ही वाक्य को दोहराने से या एक ही बात को कई बार कई तरह से लिखने से सरकारी पत्रों में अनावश्यक लंबाई आ सकती है, जो कि बिल्कुल भी अवांछनीय है। पत्र के दाईं ओर अंत में विश्वासभाजन के नीचे हस्ताक्षर के साथ कोष्ठक में प्रेषक का नाम दिया जाता है। सरकारी पत्रों का एक निर्धारित प्रारूप होता है, एक निश्चित शैली होती है, और उसी निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत उसी निश्चित शैली में इसे लिखना होता है। सरकारी पत्रों में सरकारी अनुदेशों का पालन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये थी सरकारी पत्रों में ध्यान देने योग्य कुछ बातें, और ये किस प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं, किन के मध्य इनका प्रयोग किया जाता है, इसके प्रमुख अंग कौन से होते हैं। यहाँ सरकारी पत्रों का एक उदाहरण दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए बिहार सरकार का कोई कार्यालय है, तो सबसे पहले बिहार सरकार लिख करके केंद्र में शीर्ष पर उसके नीचे जिस भी विभाग से संबंधित है उसका नाम लिखेंगे। बाईं तरफ फिर नीचे पत्रांक,
दिनांक, प्रेषक और प्रेषक के नीचे पदनाम लिख करके फिर सेवा में और उसका पदनाम और कार्यालय का पता का विवरण, फिर विषय उस लाइन में लिखेंगे संक्षिप्त रूप से और उसके नीचे संबोधन करके महाशय निर्देशानुसार कहना है या उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है। इस तरह से इसको शुरू किया जाता है। ये मध्य भाग है। ऊपर का हिस्सा प्रारंभिक भाग है जिसमें कहाँ से लिखा जा रहा है, किन को लिखा जा रहा है, किन के द्वारा लिखा जा रहा है, पत्रांक इसकी क्या है और किस दिनांक को निर्गत किया जा रहा है और मूल कथ्य क्या है इसका, ये मध्य भाग में आएगा। प्रारंभिक हिस्से में वो सारी सूचनाएं आएंगी और पत्र के मध्य भाग में मूल कथ्य आएगा और उसको फिर समाप्त करके दाहिनी तरफ नीचे विश्वासभाजन या भवदीय लिख करके अपना हस्ताक्षर करके फिर नीचे ब्रैकेट में नाम दिया जाता है। ये अगर कहीं इसको दूसरी जगह भेजना हो तो फिर ज्ञापांक और दिनांक यहाँ लिखा जाता है नीचे उसके, और फिर प्रतिलिपि कई अगर दूसरे पदाधिकारियों को भी भेजा जा रहा हो तो 1 2 3 करके नीचे लिखा जाता है, जितने लोगों को, जिन लोगों को भी, जिन पदाधिकारियों को ये प्रेषित किया जा रहा है। और इस तरह से इसका ये संक्षिप्त फिक्स निर्धारित प्रारूप है जिसके अंतर्गत लिखना चाहिए इसे। और इसकी भाषा भी शिष्ट और राजभाषा शब्दावली से युक्त होती है। इसमें मित्रवत भाषा का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल ही औपचारिक होता है। तो ये सरकारी पत्र के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था। उम्मीद है इससे आपको सरकारी पत्र को समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। आप अपना फीडबैक देना ना भूलें।